समिट्स में जाने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जब भी आप बोले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या एडवांस इकोनॉमीज या डेवलप कंट्रीज, तो मतलब वो दिमाग में क्या आना चाहिए? यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब। जब आप बात करें सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, तो उसमें यूएसएसआर मतलब रशिया के पहले वाला सोवियत यूनियन और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज, और उसके साथ यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में कोल्ड वॉर के दौरान कुछ मिडल ईस्ट के कंट्रीज थे, उन सबको बोला जाता है दैट इज सेकंड वर्ल्ड। लेकिन अब यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद ये वाला टर्म ऑब्सक्योर हो गया, इसका कोई मतलब बचा नहीं। जब आप बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरा विश्व, या डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, तो वो क्या है? इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, इन सब की बात हो रही। अपने हैंडआउट में और अपने लेक्चर में मैं तो सीधा यही बोलूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ताकि तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए अमेरिका की बात, भारत की बात हो रही, क्योंकि हमने आसानी से समझ है। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऐसा लिखना वो डेरोगेटरी माना जाता है, वो बराबर शब्द नहीं है। तो यू शुड यूज द वर्ड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस, ऐसी सब भाषा यूज करो। इसके अलावा भी आधुनिक जमाने में देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी, ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं पुराने वाले, उनको अब बोला जाता है ग्लोबल नॉर्थ। और ग्लोबल साउथ मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, भारत, चीन, मैक्सिको, ब्राजील, इन सबको बोला ग्लोबल साउथ। तो मतलब ऐसा नहीं जियोग्राफिकली वो दक्षिण में है, बट ऐसा कि वो अभी थोड़े नीचे है। खैर, ये WTO के मैंने आपको बताया हर 2-2 साल में मीटिंग होती है। ऐसी एक मीटिंग कतर के दोहा शहर में हुई ईयर 2001 में, और वहां पर भारत, चीन, ये सब ने तय किया कि जो इंडियन आइडल में होता है वैसा ही हम लोग करेंगे। दैट इज, हम लोग बहुत गरीब है इसलिए हमको विनर बना दो, दैट टाइप ऑफ थिंग। सो इन एवरी समिट, हम बहुत गरीब है इसलिए सीधा हमको इंडियन आइडल जितवा दो, ऐसी टाइप की बातें वो वहां से करना शुरू करते फ्रॉम द दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सारे ट्रेड बैरियर कम करने चाहिए, हमारी चीज पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, कोई सब्सिडी उनको अपने लोकल बॉडीज को नहीं देनी चाहिए वगैरह। और थर्ड वर्ल्ड के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आने हैं उसको और दे दनादन एंट्री देनी चाहिए। सेकंड, एट द सेम टाइम हमारे देश के अंदर अमेरिका का प्रोडक्ट आए तो उस पर तो हम लोग ट्रेड बैरियर रख सकते हैं। वी शुड बी अलाउड टू प्रोटेक्ट अवर लोकल इंडस्ट्री। हम अगर टैक्स लगाए इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर या लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी दे, दैट शुड बी अलाउड। एंड लास्टली, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है उन्होंने हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना चाहिए ताकि हम लोग भी अच्छा अच्छा सब प्रोडक्शन कर सके। ये गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स लगाने हैं या यूवी कोटिंग, या तो उसकी आप हमें टेक्नोलॉजी फ्री में दे दो। तो ये सब जो बातें करी मैंने आपको अभी, उसको बोला गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा या दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ऐसा ऐसा करना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसको मानेंगे नहीं, तो इसके बाद जितनी भी समिट्स होगी उसमें क्या याद किया जाएगा? सास बहू की सीरियल में नहीं होता वो, तूने ऐसा बोला था करके 500 एपिसोड तक चलता है। जस्ट लाइक दैट हर एक बाकी की समिट में इंडिया चाइना बोले वो दोहा वाली बात अभी बाकी और आपने कंप्लीट नहीं करी। सो लाइक दैट दिस नॉनसेंस विल कंटिन्यू गोइंग ऑन। नॉनसेंस इन द कंटेक्स्ट दैट अमेरिका का ये बोलना है कि अब तो यूएसए के सामने आप चाइना को देखो, इंडिया को देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी और सब जीडीपी निकालो, यू आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अस, दूसरे तीसरे नंबर पर आप लोग चल रहे हैं, और फिर भी आप ये कर रहे हैं, ये बराबर नहीं है। यू शुड ऑल्सो ओपन अप योर इंडस्ट्री एंड ट्रेड और हमारी प्रोडक्ट को वहां पर आने दो। खैर, तो दैट इज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। हम लोगों ने सेकंड पिलर में देखा था सब्सिडी। सपोज एक फर्टिलाइजर कंपनी ने इच्छा है कि हम हमारी यूरिया फर्टिलाइजर पे 1000 रुपये में सेल करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार उसको बोलेगी नहीं, आप फार्मर को वो सिर्फ 600 रुपये में सेल करो, और आपकी इच्छा थी 1000 रुपये मिलने चाहिए तो हम आपको 400 रुपीज एज सब्सिडी दे देते ताकि फार्मर को वो सस्ते में मिल सके और वो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सके। सो दैट इज द आइडिया ऑफ सब्सिडी। लेकिन अगर ऐसी सब्सिडी मिलती रही तो वो एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करती है, क्योंकि भारत के किसानों को अगर यूरिया की सब्सिडी मिलेगी दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, बट नेपाल बांग्लादेश के किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है यूरिया के ऊपर, एक्सपेंसिव है, तो वो उतना प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली भारत का ही सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नेपाल बांग्लादेश में बिकेगा तो उनकी लोकल इंडस्ट्री को वो सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो देयरफॉर अंडर द WTO रिजिम ये बोला जाता है कि सब्सिडी पर कंट्रोल करेंगे। एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडी को कंट्रोल करने के लिए उनका जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी AOA एग्रीमेंट है, वहां पर कुछ लिमिट्स बनाई गई है। सबसे पहले ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फॉर द एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, कीटक के सामने लड़ना, एनिमल वैक्सीनेशन। अगर इन सब के लिए कोई देश अपने फार्मर्स को, इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहा है तो वो ट्रैफिक के अंदर जैसे ग्रीन सिग्नल होता है, यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल है, मतलब दे दनादन $1 बिलियन, $2 बिलियन, $50 बिलियन, जितना देना है आप दे सकते हैं, अलाउड। Then second type of subsidies is called blue box subsidy. वो आइसलैंड और स्लोवेनिया जैसे सिलेक्टेड कंट्रीज को सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे बोला गया कि आप सब्सिडी दे सकते हैं और WTO ने उसको अलाउ किया है। अब वो व्हाट, वाई, हाउ, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो ब्लू बॉक्स सब्सिडी मतलब दिमाग में मैं तो ऐसे विजुलाइज करता हूँ कि आइसलैंड, स्लोवेनिया ये सब कैसे हैं, बर्फीले टाइप के, आइसी ओशन के करीब वाले कुछ देश हैं, बहुत ठंडी पड़ती होगी, सो ब्लू एंड आइस टाइप ऑफ कलर, और उनको सब्सिडी देने की छूट है। थर्ड कलर इज कॉल्ड एम्बर बॉक्स सब्सिडी।
एम्बर मतलब वो रेड भी नहीं है और ऑरेंज भी नहीं है, दोनों के बीच वाला कलर। तो आप समझिए अगर ट्रैफिक सिग्नल में ऑरेंज कलर हो तो उसका मतलब क्या है, सावधान रहिए, इफ यू थिंक इट इज राइट थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब क्या है पिलर 4A में देखेंगे। इस पर अगर कोई देश सब्सिडी देता है तो आप समझते हैं कि इससे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है, सस्ते में हो सकता है, तो फिर वो अगर एक्सपोर्ट करेंगे सामने वाले कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एम्बर बॉक्स सब्सिडी उसको डिसरप्टिव माना जाता है, बाधा डालती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। इसलिए यहाँ पर WTO ने ऐसा नहीं कि रोक दिया, रोक देना होता तो वो बोलते हैं रेड बॉक्स, बट रेड बॉक्स नहीं है, ये एम्बर बॉक्स है, मतलब अलाउड। जैसे ये ऑरेंज कलर या येलो कलर का ट्रैफिक सिग्नल है तो अलाउ है, बट विद सम रिस्ट्रिक्शन कि आप देख के चलना। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या आगे देखते हैं। तो द पॉइंट इज सब्सिडी ज्यादा दी जाएगी तो एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट होगा। उससे लड़ने के लिए WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वहां पर उन्होंने बोला है कि वी विल क्लासिफाई द सब्सिडीज इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ग्रीन बॉक्स, वो तो अलाउड है। दूसरा पार्ट ब्लू बॉक्स, तो मतलब वो दिमाग में विजुलाइज करो, आइस, बर्फ, ओशन, आइसलैंड, स्लोवेनिया, उनको अलाउड है। एंड थर्ड इज एम्बर कलर की, जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं जैसे फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल वगैरह। अब ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी पर मैंने आपको बताया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल WTO सभी देशों को पूछता है 1986 में आपके देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना था। सपोज अमेरिका बोले हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था $100 बिलियन, वेरी गुड। तो फिर उसका 5% निकालो, कितना होगा? $5 बिलियन। तो बस आप अपनी इंडस्ट्री को एम्बर बॉक्स कलर की $5 बिलियन तक की सब्सिडी ही दे सकते हो, फर्टिलाइजर, डीजल वगैरह, उससे ज्यादा नहीं। उसके सामने इंडिया को पूछा जाए आपका प्रोडक्शन कितना था 1986 में, हमने जवाब दिया सपोज $10 बिलियन, तो कहा गया उसका 10% निकालो, कितना निकलेगा? $1 बिलियन। तो आप ये फर्टिलाइजर और ये सब में इतनी सब्सिडी दे सकते हो। अगर कोई देश ये लिमिट से ज्यादा सब्सिडी देता है तो बाकी के देश उसके सामने WTO में कंप्लेन कर सकते हैं और WTO की वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ये जो लिमिट बनाई गई, अमेरिका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो वहां पर बोला गया आपके प्रोडक्शन का 5%, इंडिया मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बोला गया आपके प्रोडक्शन का 10%, वो हो गया डी मिनिमम लेवल, उससे ज्यादा आपने सब्सिडी नहीं देनी ऑन एग्रीकल्चर। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द एम्बर बॉक्स सब्सिडी। लेकिन इसमें इंडिया को मजा नहीं आ रहा था। मनमोहन सिंह को ऐतराज ये था, फर्स्ट थिंग हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब फार्मर है, वी हैव टू गिव देम सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। एंड सेकंड, आपने ये बोला कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो 10% ऑफ योर प्रोडक्शन इतनी सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 10% USA के 5% से छोटा है, क्योंकि USA का 5%, 100 बिलियन का 5% तो $5 बिलियन, हमारा 10% तो वो भी 1 बिलियन ही हो रहा है, बिकॉज 1986 में हमारा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं था। सो अवर 10% इज स्मॉल देन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज 5%, यानी एक प्रकार से ये नाइंसाफी है, ये बराबर हमको मंजूर नहीं है। या तो आप उनका और रिड्यूस करवा दो या हमारे बढ़ा के बोल दो 25%, तो ही हमको ठीक लगेगा। सो इंडिया वॉज नॉट अग्रीइंग टू दिस, और उसके बाद जितनी समिट होती थी उसमें इंडिया कहीं पर भी दूसरे एग्रीमेंट में भी साइन नहीं करता था कि पहले ये मैटर सॉल्व करो तभी आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू पिलर 3B, वहां पर ब्रेटन वुड्स के अंदर हम लोग WTO देख रहे थे। WTO के अंदर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर समझे हमने, सब्सिडी के टाइप्स देखे। नाउ वी विल एंटर इनटू वेरियस अग्रीमेंट्स एंड समिट्स। WTO की वैसे तो हर 2 साल पर समिट होती है, हम लोग इंपॉर्टेंट वाली देख रहे हैं। 2013 में इंडोनेशिया के बाली शहर में समिट होती, वहां पर भी बात चल रही थी कि कुछ और नए एग्रीमेंट साइन करते हैं वगैरह, बट इंडिया जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं, ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है और वहां पर ये जो 10% सब्सिडी लिमिट की बात है उसको सॉल्व करो, अदरवाइज वी विल नॉट साइन एनी न्यू एग्रीमेंट। सो जस्ट टू सेटिस्फाई इंडिया, WTO ने एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक पीस क्लॉज डाल दिया। पीस क्लॉज मतलब एक प्रकार का शांति प्रस्ताव या शांति धारा, कि टेम्पररीली हम आपको और आप जैसे सब देशों को इम्यूनिटी देते हैं, इंडिया एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कि आपने अपने जितने भी ये फूड सब्सिडी प्रोग्राम है उसमें दे दनादन सब्सिडी देते रहो। अगर USA या कोई भी देश आपके खिलाफ कंप्लेन करेगा, WTO उसको नहीं सुनेगा। टेम्पररीली हम आपको एक प्रकार से ऐसा इम्यूनिटी दे रहे थे, विल नॉट हियर कंप्लेन अगेंस्ट यू अगेंस्ट योर सब्सिडी वायलेशंस, जब तक कि हम लोग इसमें कोई परमानेंट सोल्यूशन लेके नहीं आते। सो दैट इज कॉल्ड पीस क्लॉज इन द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये जब हो गया, देन इंडिया सेड ओके, अब हमको ठीक है, नाउ वी विल कोऑपरेट विद WTO, और आप कोई नया एग्रीमेंट लेके आएंगे दूसरी कोई मैटर पे तो हम उसमें साइन करेंगे। तो WTO के इंडोनेशिया की बाली समिट में इन 2013 एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसको बोला गया ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कस्टम्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसके लिए जितने भी हमने मतलब व्यापारी ने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, कोई टैक्स भरना होता है, पहले सिस्टम ऐसा था, सब इंस्पेक्टर राज टाइप का मैन्युअली काम होगा, परेशान करेंगे, ब्राइब मांगेंगे। उसकी जगह सब देशों को बोला गया कि अब से
ऐसा होना चाहिए आफ्टर ऑनलाइन फॉर्म हो, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरा चैट बॉक्स और ऑनलाइन सपोर्ट में काम चले. So all the countries are required to ease their import export clearance in this manner under the trade facilitation agreement. भारत के अंदर वो हमने 2017 में लागू किया और उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कौन करता है, उसके लिए एक नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई गई है जिसका बॉस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है. यहां से 2017 की प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया. I give you 1 minute 20 seconds. मंटू, रोहित, क्षितिज, अपराजिता, सौम्या, विवेक, साई, अवि, आदित्य, महेश, बबी, वैभव, कान्हा, सुभद्रा, नवीन, ईशिका, निधि, सिद्धेश, इंद्रजीत, विकी, शैफालिका, दीपक, अभिषेक, साहिल, गजिंदर, शशांक, शकीर, दर्शिल, केशव, ऋत्विक, थाक्सिन टी, रजत, कोमल, अविरल, सचिन, योगेश, प्रियंका, शशांक, विकास, नितिन, आकाश, ये सब ने करेक्ट किया. एडिशनली अपूर्वा, जलज, प्रांजल, चाहक, सीकेबी, रोहित यूपीएससी, रोहित निरंजन, आरिज, सीकेबी, सी बी रेड्डी, नूर चहल, इन लोगों ने 4 में से 4 करेक्ट किए. सो कंग्रेचुलेशंस. फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑब्जर्व द थर्ड स्टेटमेंट. टीएफए केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2016 नहीं 2017 में आया. तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. जहां पर भी 3 दिखे उसको रॉन्ग, बी, सी और डी चला गया. सो द आंसर इज व्हाट? ओनली 1 एंड 2 करेक्ट. इंडिया हैज रेटिफाइड, बात सही है. मतलब उसको हमने अप्रूव कर दिया, चाहे अपनी पार्लियामेंट में या कैबिनेट में खुद, एंड नाउ इट इज अंडर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. टीएफए इज पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ बाली मिनिस्टेरियल पैकेज. हाँ, इंडोनेशिया के बाली शहर में समिट हुई थी 2013 में और उसमें से निकल के आए. यहाँ पर सपोज आपको एग्जैक्ट मंथ नहीं याद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जेनेरिक टर्म में डायरेक्टली ईयर ही चेंज करके पूछ लिया था. ऐसे कुछ बार सवाल आए थे कि जहां पर भी ऐसा टाइम दिया गया हो तो वो यूजुअली रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, तो उसको देखकर आंख बंद करके मतलब बाकी के एलिमिनेट करो और सही हो जाए. ऐसी जिसे मैं कहता हूँ गैस मास्टर गिरी. कुछ यूट्यूब पर क्लिक बेट वीडियो बनाने वाले, मतलब उन्होंने बिना पढ़े आप ऐसे ही पास हो सकते हैं. यूपीएससी एग्जामिनर ने भी देखा होगा क्योंकि बहुत वो लोग पॉपुलर हो गए थे. तो अल्टीमेटली इफ यू लुक एट 2013 के 2019 पेपर और उसमें ऐसे तिकड़म मार के चलो कि हाँ ये तो डेट है तो मतलब गलती होनी चाहिए, इट विल बाइट यू रिवर्स. सो डू नॉट अज्यूम कि ये हर बार अब ऐसा ही वो करते हैं. वो ऐसे सब जो शॉर्टकट और तिकड़म थे, दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर. सो बी मोर केयरफुल. ऐसा नहीं सीधे हवा में हाँ ये तो गलती होगा. खैर, सो इन 2013 इंडोनेशिया के बाली शहर में समिट हुई. उसका मेन हाईलाइट पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में पीस क्लॉज कर दिया कि भारत और सबको सब्सिडी देने की छूट है. एंड सेकंड, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के नाम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्लियरेंस में इंस्पेक्टर राज को कम करना है. उसके प्लस 2 इयर्स के बाद में केन्या के नैरोबी शहर में, मतलब अफ्रीका में कहीं समिट होती. वो समिट में एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म यानी एसएसएम समझते हैं. मान लीजिए सभी एग्रीकल्चर सब्सिडी को रिमूव कर दिया जाए, फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड जैसे यूएसए या कनाडा, वहां से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आता है वो तो हमेशा चीप ही रहेगा, बिकॉज उनके पास हमारे से ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ सीड है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है. सो दे कैन प्रोड्यूस व्हीट एंड कॉर्न एट अ मच लार्जर स्केल एट अ मच लोअर प्राइस. तो हो सकता है वो बहुत ही सस्ते में हमको एक्सपोर्ट करे, भले उनकी सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही हो, कोई टैक्स में रिलीफ नहीं दे रही हो. स्टिल तो भले सब्सिडी खत्म हो जाए तो भी भारत का किसान स्पर्धा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास बेहतर बीज, मशीन, टेक्नोलॉजी ये सब नहीं है. सो देन व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन? अगर अचानक से ऐसे अमेरिका या कनाडा से इंडिया ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इज अलाउड टू पुट सम स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मतलब उस पर ज्यादा टैक्स लगा सकती. सो दैट मींस इफ देयर इज अ सर्ज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, देन थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे भारत, ब्राजील, मैक्सिको, वो लोग एडिशनल टैक्स इंपोर्टेड चीज पर लगा सकते हैं. और वो जो मैकेनिज्म है उसको बोला गया स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म. एंड दिस इज मेनली फॉर प्रोटेक्टिंग द लोकल फार्मर्स. बेंचमार्क मतलब वो कब, कौन सी ट्रिगर मैकेनिज्म में आप लागू करेंगे? जैसे इन्फ्लेशन में हमने देखा 2 to 6% में कंट्रोल करना, यहाँ पर भी कुछ नियम होने चाहिए. तो जैसे पहले इंपोर्ट क्वांटिटी क्या थी, अचानक प्राइस में क्या चेंज आ गया, वो सब डब्ल्यूटीओ ने अपने कमिटी में मैकेनिज्म की वो बना रहे हैं. वो क्या, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा काम का नहीं, सफिशिएंट उन्होंने ऐसी स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है. यहाँ पर क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते?
एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगेगी? अगर अमेरिका लोकल मार्केट में जो सपोज $1 में सेल कर रहा है अनाज और भारत में 50 सेंट में सेल करना शुरू करे, तब हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। बट उनका प्रोडक्शन ही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही सो चीप एंड सो लार्ज, वो भारत में भी $1 में ही भेजे, तो फिर हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते, बट वो सिस्टम चली गई। नाउ देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, बट वो अभी डिसीजन स्टेट में, असल में वो बन के आना बाकी है। मैंने आपको आगे बताया कि कुछ प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट थे। प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट मतलब सभी मेंबर कंट्री ने साइन नहीं किए। ऐसा एक एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट यानी आईटी एग्रीमेंट। उसमें यह बात है कि ये कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, ऐसी सब चीजों पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स लगाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? आईटी इंडस्ट्री विल ग्रो एंड इट विल हेल्प द एंटायर इकोनॉमी। बट ऑल द कंट्रीज हैव नॉट साइन दिस एग्रीमेंट। तो 2015 की नैरोबी समिट में बोला कि ज्यादा मेंबर्स इसको साइन करें, इसलिए हम सबको एनकरेज करेंगे। आफ्टर दैट +2 years, 2015 के बाद +2 year करो तो आएगा 2017। तब वो लोग साउथ अमेरिका, और वहां पर भी ये रहा अर्जेंटीना। इधर अर्जेंटीना के बुएनोस एयरिस शहर में उनकी समिट होती है। लेकिन ये समिट को कहा जाता है वो एक प्रकार से फ्लॉप रही, बिकॉज आगे याद करो, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था जिसमें फूड सब्सिडी पर रिस्ट्रिक्शन था कि भारत 10% से ज्यादा नहीं दे सकता अपने प्रोडक्शन के सामने, और उसके सामने पीस क्लॉज लगाया गया था कि टेम्पररी कोई कंप्लेन नहीं सुनेंगे, बट विल ट्राई टू रिफॉर्म द थिंग्स। लेकिन ये बुएनोस एयरिस समिट में जब उसमें और डिसीजन लेने की बात आई, तो इंडिया, चाइना और यूएसए और यूरोप अलग अलग हो गए और एक दूसरे के सामने वो बात नहीं मान रहे थे। सो देयरफॉर नो कॉम्प्रोमाइज कुड बी अराइव्ड। ऐसा भी नहीं कि 10% का बढ़ा के 25% या समथिंग, वो पूरी मैटर का कोई सोल्यूशन आया ही नहीं पीस क्लॉज वाला। यानी कि इन रियलिटी ये पीस क्लॉज जो है उसको इनफाइनाइट टाइम तक एक्सटेंड कर दिया गया। भारत चीन को छूट है, जितनी सब्सिडी देनी हो दो एग्रीकल्चर पे, कोई कंप्लेन डब्ल्यूटीओ नहीं सुनेगा। तो वैसे तो अच्छा लगता है, यस वी वॉन, हम लोग जीत गए, बट आप समझिए कि एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि जितनी यूरिया फर्टिलाइजर पर ज्यादा सब्सिडी, फार्मर विल यूज देम मोर, तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो सब नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्या? तो एक मुद्दा ये फ्लॉप ये रहा क्योंकि उसमें कोई डिसीजन नहीं आया। बुएनोस एयरिस में यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि अब ये छोड़ो, एग्रीकल्चर हो वो तो पुरानी बात हो गई, हम लोग ई कॉमर्स में कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, क्योंकि उनके यहाँ जितनी भी अमेजॉन एंड वॉलमार्ट एंड अदर कंपनीज आर देयर, उनको ई कॉमर्स में ज्यादा दिलचस्पी है। सो लेट अस ट्राई टू साइन सम एग्रीमेंट कि जहां पर सब देशों ने ई कॉमर्स कंपनियों को मदद करनी हो, टैक्स कम करने वगैरह। इंडिया और चाइना ने ये पूरे डिसीजन का विरोध किया। नहीं, ई कॉमर्स बाद में, वो पुराना याद करो, दोहा एजेंडा याद करो कि हम लोग गरीब है इसलिए हमको इंडियन आइडल में जितवा दो। दैट टाइप ऑफ टॉक्स की हमारे प्रोडक्ट पर आप सब प्रकार की रियायतें दे दो, बट आपके प्रोडक्ट पर हम लोग बहुत ज्यादा स्टिक रहेंगे। ऑल द टाइप ऑफ थिंग्स अगेन स्टार्टेड टू रिएटरेट कि वो पहले सॉल्व करो, तभी हम लोग ये ई कॉमर्स की बात करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अगेन उसमें भी कुछ आगे हो नहीं पाए। फिर अभी आगे की स्लाइड में मैंने आपको बताया स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, उसके कुछ फॉर्मूला बनाने थे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में कुछ करना था, बट मेंबर्स के आपस में कहीं पर भी सहमति नहीं हुई, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट ओवर ऑल द थिंग्स। सो देयरफॉर इट वाज अ फ्लॉप समिट। तो हमने देखे समिट में इंडोनेशिया के अंदर बाली में समिट होती है तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, पीस क्लॉज आता है। उसके बाद ये यहाँ पर केन्या, वहां पर 2015 समिट और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म आती है। फिर ये अर्जेंटीना, और वहाँ 2000 तो वो तो फ्लॉप ही रहा, कुछ लिखने के लिए है नहीं। एंड लास्टली इन 2020 कजाकिस्तान और उसका अस्थाना, जिसका नया नाम है वो शहर का नूर सुल्तान, वहां पर समिट होने वाली। ये हमने पढ़ा अब तक पेज 270 से 278 तक। ऊपर ऊपर से आप थोड़ा देख लीजिए। लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट इन बिटवीन, देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड।
So we are learning about pillar 3B, international organizations and agreements. ब्रेटन वुड्स का तीसरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी बैरियर, सब्सिडी, ट्रेड एग्रीमेंट, वो सब हमने देखा. नाउ कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड टू सम अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम लोग देखते हैं आरसीईपी और दूसरे एग्रीमेंट्स. जब आप बात करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी व्यापार समझौते, उसको क्लासिफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं. फर्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने लोग उसमें शामिल हैं. बायलेटरल हो सकता है अगर दो पार्टी, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया चाइना, खैर वो तो हुआ नहीं, बट इंडिया जापान और इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट बोल सकते हैं. रीजनल, सपोज आसियान देश आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे या सार्क देशों का समूह, देन यू से रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. देन मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, बहुत सारे देश अलग अलग कॉन्टिनेंट के, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स. सो दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द एग्रीमेंट्स. अनदर वे टू क्लासिफाई देम इज थ्रू इंटीग्रेशन लेवल. कुछ हो सकते हैं पार्शियल स्कोप, फिर उससे ज्यादा डीपर लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट एंड लास्टली इकोनॉमिक यूनियन जैसे कि यूरोपियन यूनियन. तो जल्दी से इनके बारे में समझ लेते हैं. सो वी आर लर्निंग अबाउट ट्रेड एग्रीमेंट्स. वहां पर पहला स्टेज या एवोल्यूशन में जैसे सबसे पहले था मंकी और उसके बाद मैन आया, तो मंकी स्टेज वाला या एकदम नीचे के स्टेज वाला क्या होगा, पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट यानी आंशिक व्यापकता समझौता. फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल अमेरिका में दो देश हैं, ग्वाटेमाला और दूसरा है बेलीज. इन्होंने कुछ ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है कि एक दूसरे से इंपोर्ट होने वाले कॉफी पर 0% टैक्स लगाएंगे, बट कॉफी के अलावा जितनी भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं उसमें तो बराबर से रेगुलर स्लैब टैक्स के लगाएंगे. सो दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड जहां पर दो देशों ने बहुत ही स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स उसके ऊपर टैरिफ को कम किया है, टैक्स को कम किया है, बाकी सबके ऊपर रेगुलर टैक्स लगता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट या पीएसए. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जहां पर ज्यादा डीपर लेवल ऑफ एंगेजमेंट चल रहा हो तो आप बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज पर 0% टैक्स लगेगा. नो, इट इज लाइक सपोज बाकी लोगों पर 12% लग रहा हो तो इधर 5% लग रहा हो, यानी मेंबर्स के ऊपर इंपोर्ट होने पर लो टैरिफ रखेंगे, नॉन मेंबर है तो वहां पर जो भी इंपोर्ट कर रहे हो सकता है रेगुलर टैरिफ 12% मांगेंगे. अब यहाँ पर भी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके सब टाइप डिपेंडिंग ऑन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, रीजनल. रीजनल में जैसे नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका में या साफ्टा अपने सार्क देशों के अंदर, या ग्लोबल एग्रीमेंट हो सकता है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. कई बार ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पर लोअर टैरिफ कम टैक्स लगाएंगे, वो बात तो है ही, एडिशनली कुछ और चीजें भी की जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश से आएगा तो उसमें एफडीआई में रिलैक्सेशन देंगे, आपके फॉरेन वर्कर आएंगे उसको वीजा में रिलैक्सेशन देंगे. अगर ऐसा किया जाए तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी जरा ज्यादा डीपर लेवल ऑफ एंगेजमेंट हो जाता है. उसको फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोल सकते हैं. लेकिन उनमें इंटरनल डिफरेंस क्या है वो सब तैयार करने का कोई मतलब नहीं, ऐसे जो ठीक लगता है वो टर्म यूज करके वो चला देते हैं. सभी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक टाइप के नहीं होते. जैसे कि 2009 में इंडिया ने 10 आसियान देशों के साथ, आसियान देश मतलब ये थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, मलेशिया वगैरह, उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑन गुड्स, फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक एग्रीमेंट. उसके बाद 2015 में एक दूसरा एग्रीमेंट साइन किया ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट. उधर 8 देशों के साथ, आउट ऑफ दिस आसियान कंट्रीज 8 देशों के साथ अलग एग्रीमेंट, इंडोनेशिया के साथ अलग एग्रीमेंट, फिलीपींस के साथ अलग एग्रीमेंट. इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया और फिलीपींस को यह डर था कि भारत के कॉल सेंटर से हमें नुकसान हो जाएगा, इंडियंस वरीड कि उनके कॉल सेंटर से हमको नुकसान हो जाएगा. सो फॉर देम सर्विसेज के अंदर आईटी कॉल सेंटर वाली सर्विसेज में कुछ और रिस्ट्रिक्शन है. सो द पॉइंट इज ऑल द एफटीएज आर नॉट आइडेंटिकल, अलग अलग उसमें नियम हो सकते हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी एक स्टेप ऊपर चले, उसको बोला जाता है कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन मतलब उसके जो मेंबर्स होंगे वो आपस में कम टैक्स लगाए, वो बात बराबर, बट देयर विल आल्सो बी अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर द नॉन मेंबर्स. फॉर एग्जांपल सपोज वियतनाम और ये सब आपस में तय करे कि हम लोग 5% टैक्स लगाएंगे एक दूसरे की पेन ड्राइव पर, बट ये भी हो सकता है कि चीन से आने वाली पेन ड्राइव पर म्यांमार वाला 12% मांगे और लाओस वाला 13% मांगे. दिस में हैपन इन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट इन केस ऑफ दिस कस्टम यूनियन वो सभी मेंबर कॉमन तय कर देंगे कि नॉन मेंबर है उसके ऊपर सेम टैक्स हम लोग मांगेंगे, सपोज 12%. सो दैट विल बिकम अ कस्टम्स यूनियन, जैसे कैरेबियन कम्युनिटी यानी कैरिकॉम. उससे भी एक स्टेप और बढ़े तो इंटीग्रेशन में आता है कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट मतलब
वो एक प्रकार का कस्टम यूनियन ही है जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बारे में हम लोग पिलर 4C जीडीपी में देखेंगे। अब लैंड को तो मूव कर नहीं सकते, बट जो कैपिटल पूंजी है तो एक दूसरे के देश में एफडीआई एफपीआई का जो पैसा आएगा उसमें जो कन्वर्टेबिलिटी के नॉर्म्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे, लेबर के वीजा नॉर्म भी रिलैक्स रहेंगे, सो दैट दे कैन फ्रीली मूव अमंग देमसेल्फ। उसको बोला जाता है कॉमन मार्केट। जैसे साउथ अमेरिका के एक मर्कोसूर नाम का उन्होंने ग्रुपिंग बनाया। ये सब रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं वो काम का नहीं समझना, पॉइंट इज दिस इज द सीक्वेंस इन विच द ट्रेड एंगेजमेंट विल इंक्रीज। इसका लास्ट स्टेज होता है इकोनॉमिक यूनियन यानी आर्थिक संघ, जहां पर सभी मेंबर कंट्री एक कॉमन करेंसी को अडॉप्ट कर ले एंड कॉमन टैरिफ, बाहर वाली चीज पर एक समान टैक्स लगाएंगे। दे विल अलाउ द एंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल एंड लेबर अमंग देमसेल्फ विद मिनिमम रिस्ट्रिक्शन। जैसे यूरोपियन यूनियन में उनकी फ्रीजर पॉलिसी मतलब टैक्सेशन एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी, कौन से देश के साथ मित्रता या शत्रुता रखनी है, वो उनकी कॉमन पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल तय करेंगे। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की रेपो रेट और वो सब क्या होना चाहिए, उसके लिए कॉमन सेंट्रल बैंक होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसी सब बॉडी बनाई गई है, तो उसे आप बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है वो हमारे लिए काम का नहीं, नॉट इवन फॉर द स्कोप ऑफ मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि न्यू सिलेबस जो 2013 में आया उसमें ये कहा गया कि ओनली द इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग इंडिया, तो यूरोपियन यूनियन की आपस में क्या लड़ाई चल रही है मेंबर की, नो हाउ इट अफेक्ट्स इंडिया, उतना ही हमको तैयार करना होता। अब यहाँ पर हम लोग वापस आए, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, वहां पर कुछ नोटेबल हमने देखने हैं, टीपीपी, टीआईपी, देन आरसीईपी क्या है, नाफ्टा क्या है और साफ्टा क्या है। सो वन बाय वन वी विल सी दिस। सबसे पहले ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अमेरिका के अंदर जब प्रेसिडेंट ओबामा थे उनकी ये इच्छा हुई कि पैसिफिक जो इस तरफ भी है और आप गोला घूम के आएंगे तो इस तरफ भी है, तो पैसिफिक समंदर जिनको टच करता है वो सब देशों के साथ क्यों ना एक अग्रीमेंट साइन किया जाए। चाहे मतलब ओरिजिनली 12 कंट्रीज थे, यूएसए, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर वगैरह वगैरह, आपस में लोअर टैरिफ मतलब कम टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, इजियर नॉर्म्स फॉर लेबर, वीजा नॉर्म्स, एनवायरमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। अब आपको प्रश्न होगा सर एनवायरमेंट नॉर्म का इधर कैसे आ सकता है। ये सब डेवलप कंट्री वो कुछ ऐसे भी नियम बनाते हैं कि सपोज कुछ आपने प्रोडक्शन किया तो उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है, उस हिसाब से आपने ये करना होगा वो करना होगा, तो वो सब नियम भी थोड़े रिलैक्स कर देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई वो भी रिलैक्स करेंगे। तो ओरिजिनली दैट वाज द प्लान। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ही डिड नॉट लाइक दिस। उसको डर लगा कि इसमें तो अमेरिका की कंपनियां वो मैक्सिको और पेरू के अंदर अपना यूनिट दे विल इंस्टॉल इट, क्योंकि वहां पर उनको सस्ते में मजदूर मिल जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के चलते अमेरिका से नौकरियां चली जाएंगी। और ऐसा मैक्सिको में बना सस्ता माल अमेरिका में आएगा तो हम उस पर एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं मांग सकते, क्योंकि ये ट्रेड एग्रीमेंट ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा नॉट मोर देन दिस लेवल ऑफ टैक्सेस। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया, विल नॉट साइन दिस। लेकिन जो बाकी के 11 कंट्रीज थे उन्होंने तो सोचा कि चलो हम कर लेते हैं साइन। सो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP, TPP या उसको आप बोल सकते हैं TPP-11, क्योंकि उसमें अमेरिका के अलावा 11 कंट्रीज हैं इन 2018। सो दिस इज वन अग्रीमेंट डन। तो यानी कि ये ट्रांस पैसिफिक वाला जो मसला था उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप सेड आई विल नॉट साइन दिस। एक दूसरा भी बड़ा ओशन है, अटलांटिक ओशन, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच। तो यहाँ पर एक और एग्रीमेंट चल रहा है, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप यानी TTIP या TATIP बोल सकते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी कीन टू गेट दिस साइन, उसको इसमें बहुत रुचि, इसको तो साइन करना ही। बेसिकली वहां पर यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट है। बट अगेन यू कैन विजुअलाइज जो चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आती है तो बाकी दुनिया को वो पसंद नहीं आती है। यूरोपियन यूनियन के अंदर उसके अन्ना हजारे टाइप के जितने भी ग्रुप है, सिविल सोसाइटी एंड प्रेशर ग्रुप, वो इस ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का विरोध करते हैं। दे हैव सम स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट। पहला, ये यूएसए के अंदर फार्म, डेयरी, मीट इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है, लेकिन वहां पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू, पैथोजन, एंटीबायोटिक, ग्रोथ हार्मोन्स, वो गाय और सब के अंदर वो ज्यादा दूध दे सके इसलिए ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि असल में वो ऑफकोर्स इट इज मिल्क बट आप लेंगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दे ऑल्सो यूज सम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसके बारे में 4th पिलर में देखेंगे। सो एज अ रिजल्ट यूरोपियन यूनियन की पब्लिक हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है, तो उनके सब ऐसे अन्ना हजारे टाइप के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वो विरोध करें कि अगर ये हमने एग्रीमेंट साइन किया तो अमेरिका से ऐसा सब बैड क्वालिटी का हार्मफुल प्रोडक्ट यूरोप में आ जाएगी, हमारी हेल्थ को नुकसान होगा। सेकंड, यूरोपियन यूनियन के अंदर प्राइवेट कंपनियों के ऊपर एमिशन के बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं
कि सपोज आपने इतना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया है तो आपने इतने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी या इतने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेने होंगे, जिसके बारे में हम लोग फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। बट द पॉइंट इज यूएसए के अंदर ऐसे नॉर्म्स बहुत रिलैक्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ये बात ही नहीं मानते कि ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज है। एंड टेक्सास के अंदर उनकी सब ऑयल फील्ड और ऑयल कंपनियों के मालिक दे प्रोवाइड लॉट ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, तो रिन्यूएबल एनर्जी और वो सब में यूएसए को बहुत चिंता नहीं होती। सो अगेन यूरोपियन यूनियन के ये सब सिविल सोसाइटी ग्रुप को अच्छा नहीं लगता। एंड लास्टली थर्ड, यूएसए में आप पाएंगे कि वहां पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर और वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के एक रुख रहता है। तो यूएसए चाहता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी उनके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एसओई, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाहे वो हेल्थ में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस, मतलब कोई भी सरकारी कंपनी है तो यूरोपियन यूनियन ने वो बंद कर देनी चाहिए और प्राइवेट कंपनियों को भी एंटी अलाउ करनी चाहिए। दैट टाइप ऑफ डिमांड्स यूएसए इज मेकिंग। सो अगेन ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को लगता है ऐसा हुआ तो हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस सब जगह से प्राइवेट कंपनी होगी तो पब्लिक सेक्टर चला जाएगा एंड इट विल नॉट बी इन द बेस्ट यूज ऑफ द पुअर पीपल। सो एज अ रिजल्ट ये सब के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती। खैर, सो वन थिंग वाज ये पैसिफिक ट्रांस पैसिफिक डील करनी थी बट अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया। दूसरा चल रहा है ये यूरोप के साथ डील करनी है, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप हाँ मैं टीपीपी पर साइन नहीं करूंगा बट ये जो अटलांटिक वाला है उस पर तो मैं साइन करना चाहता हूँ। ये सब चल रहा है तो एशिया के अंदर भी जो बड़े पावर्स हैं उन्होंने सोचा कि हमने भी आपस में कोई एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। सो दे केम अप विद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी एग्रीमेंट, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करे उसमें कम टैक्स लगे, इन्वेस्टमेंट और उस सब की सुविधा। सो नाउ वी आर इन द टॉपिक कॉल्ड आरसीईपी। आरसीईपी मतलब चीज क्या है? 10 आसियान समूह, आसियान कंट्रीज क्या है, लिस्ट आपके हैंडआउट में है ही, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया वगैरह, टोटल 10 कंट्रीज। अब ये 10 कंट्रीज ने एज अ ग्रुप कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। जैसे हमने आगे देखा इंडिया के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, फिर चाइना के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये कितने देश हो गए? 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर कंट्रीज। तो 10 आसियान देश प्लस 6 ये वाले देश कुल मिलाकर हो गए 16 कंट्रीज। इन लोगों ने तय किया कि आपस में एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी आरसीईपी साइन करते हैं एंड देन वी विल रिड्यूस द टैक्सेस एंड एवरीथिंग। पहले तो सब ठीक ठीक चल रहा था बट देन इन 2019 नवंबर अचानक से इंडिया ने बोल दिया, जब उनकी बैंकॉक में मीटिंग होती है, इंडिया सेड वी विल नॉट ज्वाइन दिस, वी कैन नॉट साइन दिस। सो नाउ द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, शी जिनपिंग और आसियान देश के सब लोग और ऑस्ट्रेलिया और वो सब लोग दे आर लाइक शशि कपूर की साइन कर दो एंड दिस गाय हैज बिकम नरेंद्र मोदी बिकेम अमिताभ बच्चन की मैं साइन नहीं करूंगा, आई विल नॉट साइन दिस, पहले इसका साइन लेकर उसका। सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? प्रीलिम में तो बहुत ज्यादा उपयोगी मुझे दिखता नहीं। दिस इज मेनली रिलेटेड टू द मेंस एग्जाम। मेंस पेपर 2 में एक है कि इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, तो हाँ यह असर कर रहा है। मेंस पेपर 3 उसमें इकोनॉमी रिलेटेड। सो द क्वेश्चन इज दिस, द कंसर्न्स फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम ज्वाइनिंग द आरसीईपी एग्रीमेंट। ये घरेलू उद्योगों की चिंता ने भारत को आरसीईपी में शामिल होने से रोक दिया है। दूसरा प्रश्न, इज इंडियाज डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ आरसीईपी एग्रीमेंट अप्रोप्रिएट? क्या हमने आरसीईपी में से बाहर रह के भारत ने उचित निर्णय लिया है? उसकी समीक्षा कीजिए। सो व्हाई एग्जैक्टली डिड इंडिया नॉट साइन दिस एग्रीमेंट? अगर मेंस में ऐसा भी कुछ पूछा जाए, हमेशा ये जितने भी हॉट आइटम होती है न्यूज के अंदर, उसके आपने इंट्रोडक्शन खुद से तैयार करके रखने चाहिए ताकि रियल एग्जाम में सोचने को नहीं बैठना पड़े हाउ आई शुड राइट दिस क्वेश्चन। आरसीईपी का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट का किधर शुरुआत हुई, कितने मेंबर्स है, यू गिव सम आइडिया। आरसीईपी क्या है? आसियान के 10 देश और बाकी 6 देश को मिलकर दिस इज अ प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट। थोड़े नाम लिख दो उसमें कंट्रियों के, देन टुगेदर ये सब देशों का अगर जीडीपी मिलाया जाए तो पूरे दुनिया का 25% जीडीपी इधर से आता है, 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहाँ से हो रहा है। ये सब आंकड़े किधर से मिले होंगे? ये पुराने इकोनॉमिक सर्वे उठाओ, यू विल गेट ऑल दिस फिगर्स। खैर, ये आरसीईपी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपस में ये 16 कंट्रीज एक दूसरे पर लगने वाले टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करें, एफडीआई एफपीआई इन्वेस्टमेंट में रिलैक्सेशन लाए, इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन करे, एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा करे, पायरेसी से लड़े वगैरह। इससे ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये सब अच्छा हो सकता है। बट इंडिया हैज नॉट डिसाइडेड टू साइन दिस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ये कारणों के चलते हमने हस्ताक्षर नहीं किए। देखिए करके क्यों नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन बनना पड़ा दीवार फिल्म का? बिकॉज ऑलरेडी हमारा इन सबके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, यानी हम लोग एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं और इनसे हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। आरसीईपी देशों के साथ भारत का $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब उतना हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट में खास हमारा कुछ हुआ नहीं। चाइना के साथ ही हमारा $50 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। अगर हमने आरसीईपी साइन किया तो उसमें तो यही बात होगी और ज्यादा हमने टैक्स को कम करना है, तो हमारे तो और इंपोर्ट बढ़ते ही जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज चाइनीज माल विल लुक इवन मोर चीपर,
तो आपकी भारत की माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देख लो या ऑटोमोबाइल देख लो, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोई भी इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट कम्पीट। इससे हमको फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। एंड एडिशनली इंडिया की ये इच्छा है कि चीन के ऊपर हमको एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की छूट होनी चाहिए, बट आरसीपीओ नहीं, ऑल द कंट्रीज यू हैव टू ट्रीट इक्वली, तो बात जमी नहीं। अनदर रीजन, आरसीपी अग्रीमेंट के अंदर न्यूजीलैंड भी है, ये ऑस्ट्रेलिया, और उसके आप साउथ ईस्टर्न साइड में जाओ, ये रहा नीचे न्यूजीलैंड। आप जानते होंगे कि इंडिया जैसे न्यूजीलैंड डेयरी के अंदर एक बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया की डेयरी प्रोडक्शन की आप बात करें तो हमारी एक्सपर्टीज लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट में है। दूध देख लो, बटर मिल्क, लस्सी, ये सब तो वैसे ऑफकोर्स दे आर डिलीशियस प्रोडक्ट, बट वो लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट है, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, 2-3 हफ्ते में बिगड़ जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस में उसको भारत से ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट करना हो, वेल इट इज डिफिकल्ट, तो हम लोग लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वेयर इन केस ऑफ न्यूजीलैंड, उनकी एक्सपर्टीज सॉलिड मिल्क प्रोडक्ट में है, जैसे मिल्क पाउडर देख लो, चीज देख लो, मिल्क के चॉकलेट और बटर एंड पनीर एंड अदर थिंग्स, तो वो तो मतलब शिप में भर के भारत तक भेज सकते हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग ज्यादा अगर टैक्स लगा नहीं पाएंगे, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इंडियन डेयरी फार्मर्स विल सफर। हमारा लोकल माल कोई खरीदेगा नहीं, सबको न्यूजीलैंड का माल पसंद आएगा। सो अगेन इंडिया वाज वरीड कि इससे हमको नुकसान होगा। थर्ड, ऑन द सिमिलर रीजंस, भारत के जो भी टी, कॉफी, स्पाइस इंडस्ट्री, चाय कॉफी मसाला उद्योग, उनको डर लगता है ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब देशों से जितना भी सस्ता माल आएगा तो हमारी टी, कॉफी, रबर, कार्डेमम, पेपर इंडस्ट्री वो बर्बाद हो जाएगी। इंडिया की ऐसी इच्छा है कि आप याद करो, डब्ल्यूटीओ में एक मुद्दा था स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, एक हद से ज्यादा इंपोर्ट अगर बढ़ जाते हैं तो भारत सरकार टैक्स लगा सके। तो यहां पर भी इंडिया की इच्छा थी कि अगर ये सब देशों से अगर मिल्क एंड टी, कॉफी, वो सब एक्सपोर्ट बियॉन्ड X% बढ़ जाए तो हम लोग उस पर ज्यादा टैक्स लगा सके, अप टू Y%, ऐसी कोई ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड सिस्टम हमको दे दो। बट अगेन आरसीपी नहीं, ये सब करेंगे तो वो पूरा सिस्टम ही डिफीट हो जाएगा, सो दे डिड नॉट अग्री। सलमान खान की एक मूवी आई थी वांटेड, उसमें वो डायलॉग मारता था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, मतलब वंस आई मेक अ कमिटमेंट आई डू नॉट इवन लिसन टू माई सेल्फ, और मैं वो कंप्लीट करता हूँ कमिटमेंट। सिमिलरली ये आरसीपी अग्रीमेंट में भी ऐसा ही है कि एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दी, सपोज इंडिया ने अग्री कर दिया कि हमने ये टैक्स कम करेंगे, ये सब्सिडी कम करेंगे अप टू X लेवल, तो फिर उससे मुकर नहीं सकते, यू कैन नॉट रिवर्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू बिहेव इन द सेम मैनर एज बाय बिहेव्ड इन द वांटेड मूवी। इसको बोला जाता है रैचेट ऑब्लिगेशन। ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर रैचेट ऑब्लिगेशन मतलब वंस यू मेक अ कमिटमेंट यू कैन नॉट अनडू इट, और पुरानी पोजीशन में नहीं जा सकते। सो अगेन इंडिया नहीं, हमको ये सलमान खान नहीं, वो जो उसमें विलन था ऐसा, हमको दैट टाइप ऑफ थिंग वुड बी मोर सुटेबल। सो दैट इज रैचेट ऑब्लिगेशन। अनदर थिंग, पूरी बात ये चल रही है कि जितने आपके टैक्स है उसमें आपने यू हैव टू रिड्यूस इट ग्रेजुअली टू X%। सपोज 2014 के अंदर सभी चीजों पर हम लोगों ने 20% टैक्स लगाया हो, तो उसका X% अब करके इतना करना है। यानी कि आप जो बेस ईयर पसंद करते हैं, सपोज बेस ईयर में वो 20% या 15% या 10%, तो उन सभी का X% निकालो तो अलग अलग डेटा हो सकता है। भारत सरकार का ये कहना है कि 2014 के बाद तो बहुत सारी चीजों पर हमने और टैक्स बढ़ा दिया था, तो ये जो नया 2019 ईयर है उसको हमने बेस ईयर रखना है, क्योंकि उसका जो फिगर है वो इस तरह से कुछ बन रहा है कि इट इज मोर बेनिफिशियल टू आवर साइड। वो क्या क्यों कैसे वो पूरी चीज तैयार करने की जरूरत नहीं, समझना ये है कि भारत की जो इच्छा थी कि बेस ईयर ड्यूटी कट के लिए अलग होना चाहिए, जो बाकी देशों को मंजूर नहीं था। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो फरमाइश है, इतनी फरमाइश है तो दूल्हे का जीजा भी नहीं करवाता, दैट मच टाइप ऑफ इश्यूज वर बीइंग क्रिएटेड इन द आरसीपी अग्रीमेंट। सिमिलरली ये आरसीपी अग्रीमेंट में ऐसी बात थी कि अलग अलग कंपनियां वो जहां पर भी चाहे अपना प्राइवेट डेटा स्टोर कर सके, भले फॉरेन कंट्री के सर्वर में भी रखना है तो रख सकते हैं, अलाउड। देयर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ डेटा। यहाँ पर भी भारत ने बोला नहीं, ये ठीक नहीं है, वी वांट डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन मतलब भारत का डेटा भारत के सर्वर में ही रहना चाहिए। सो सपोज चाइना की कोई फोन कंपनी, ऑफकोर्स दे विल बी अलाउड टू सेल, सपोज हमने साइन कर लेते तो कम टैक्स पे भारत चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करता, बट वो अपना कोई भी डेटा चाइना में नहीं रखना है, दे मस्ट कीप द इंडियन डेटा इन इंडियन सर्वर्स ओनली। ऐसी हमने बात करी। ऑफकोर्स ये तो जायज बात है, दिस इज अ रैशनल डिमांड, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये जरूरी, अदरवाइज चाइना में डेटा हमारा गया तो उनकी चाइनीज गवर्नमेंट ही हैक करके ले लेगी। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट एरिया था। सो द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। नाउ द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि इंडिया ने ज्वाइन करना चाहिए था, दे हैव नॉट मेड अ राइट डिसीजन बाय नॉट ज्वाइनिंग दिस थिंग। तो याद करो मैं आपको आगे भी बोल रहा था, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आई एम वेरी पुअर सो मेक मी इंडियन आइडल। तो फिर अनु मलिक उसको क्या पूछेगा, तो तू अगर गरीब है हाउ डिड यू गेट दिस लेदर जैकेट एंड जीन्स,
इफ यू आर वेरी पुअर, और ये हाथ में एप्पल की स्मार्ट वॉच भी कैसे आ गई। सो सिमिलरली ये जो हम बोलते हैं इंडिया इज वेरी पुअर, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर फार्मर एंड इंडस्ट्री, और एज अ रिजल्ट हमने उनको सब्सिडी देनी है, इंपोर्टेड चीज पर ज्यादा चीज करनी है। ये जो बाकी आरसीपी कंट्रीज और जितने भी क्रिटिक्स है उनका ये बोलना है, एक तरफ तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का आपका जीडीपी है, और फिर भी आप ये सब के अंदर लगे हुए हैं, तो ये खाद से ताली बज नहीं सकती। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में गिव एंड टेक होता है, आप थोड़ा जाने दीजिए, हम थोड़ा जाने, देन वी कैन अराइव एट अ कंक्लूजन। इवन इकोनॉमिक सर्वेज, प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि इंडिया ने अपनी ये जो बिग बट पुअर, एक तरफ तो बोलते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन करेंगे, बट एट द सेम टाइम जिधर भी ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट आए तो नहीं, हम तो बहुत गरीब है और हमारे फार्मर बहुत गरीब है। ये जो बड़े लेकिन गरीब वाली मानसिकता है, इससे हमने वील हैव टू शेड इट, हमने उसको छोड़ना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में ऑलवेज इट रिक्वायर सम टाइप ऑफ बार्गेनिंग एंड गिव एंड टेक टाइप ऑफ थिंग्स। आप दो चीज में हाँ बोलिए, वो दो चीज में हाँ बोलेंगे, देन यू साइन द एग्रीमेंट। एंड एडिशनली अगर कंपटीशन आएगा तभी तो एक्सीलेंस आ सकता है। इफ यू से दैट न्यूजीलैंड के सब मिल्क प्रोडक्ट आर मच बेटर, लेट देम कम टू इंडिया, तो अमूल कंपनी भी अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ और नए फ्लेवर डालेगी, कुछ और बेहतर करेगी। सो वी हैव टू डू दैट। सपोज हमने ज्वाइन नहीं किया तो हमारे एक्सपोर्ट को ही नुकसान होगा, क्योंकि अब न्यूजीलैंड का माल ही जाके थाईलैंड में मिल्क बिकेगा, भारत के जो भी मिल्क प्रोडक्ट अमूल सेंड करे तो उस पर तो वो ज्यादा टैक्स लगाएंगे, बिकॉज आरसीपी जो साइन करेगा उस पर कम टैक्स लगेगा, इंडिया ने साइन नहीं किया तो ज्यादा टैक्स लगे। सो अवर एक्सपोर्ट्स विल नॉट वर्क आउट, उसका सेलिंग कम हो जाएगा। जहां तक आरसीपी की बात करें, ऑफकोर्स इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं थे, जैसे ये डेटा लोकलाइजेशन, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं दीज आर लेस स्ट्रिक्ट इन कंपैरिजन टू इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट ऑनगोइंग डील्स विद यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। उनके साथ भी हम लोग साइन करना चाहते हैं, बट उनकी जो शर्तें हैं, इफ वी गो एंड साइन दैट थिंग, वो तो यहाँ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिडिकुलस क्वालिटी की बन जाती। तो मतलब आरसीईपी एक प्रकार का लो हैंगिंग फ्रूट था, उसको हम साइन कर देते तो उससे फायदा हो सकता था। ये पूरे टॉपिक पे फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन आप फेवर में भी लिख सकते हैं और अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं, इंडिया ने साइन करना चाहिए था या इंडिया ने नहीं साइन किया वो बराबर है। सो इट इज गिवन इन योर हैंड आउट, यू रीड देम पीसफुली। तो इधर मित्रों हम लोग ये पेज 280, वैसे तो बहुत चीज देखी, बट ये जो मुद्दा है आरसीईपी, आई थिंक 280 एंड 281 पर है। जल्दी से इसके ये जो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट अभी सीखा है, एंड देन फेवर और अगेंस्ट में जो मुद्दे हैं उतना पढ़ लो। आई गिव यू अ ब्रेक फॉर 5 minutes एंड ऑल्सो रीड द कंक्लूजन पार्ट, फेवर एंड अगेंस्ट।
इधर से यूपीएससी की 2018 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया एंड आई गिव यू 1 मिनट 20 सेकंड्स। धीरज, अमनदीप, विकास, तेजश्री, महित, आदित्य, अंशु, पार्थ, आकृति, राजन, आदित्य, विश्व, तरुण, अभिषेक, सिद्धेश, श्वेता, पवन, खुशबू, पंचजन्यम, उत्पल, विकास शर्मा, सुदीप, महेश, सोनम, भूपति, ये सबने सही करेक्ट किया। एडिशनली अपूर्व, उत्कर्ष, जलदेव, प्रांजल, रोहित, चाहक, सीबी रेड्डी, सीकेबी, आरिज, रोहित, आदर्श, ये आज हमने 5 एमसीक्यू देखे, इन लोगों के 5 करेक्ट हुए। और भी लोगों के हुए होंगे बट ये मुझे 10 लोगों के नाम ही टॉप वाले दिखाता है। हाँ, तो 2018 प्रश्न में हु अमंग द फॉलोइंग आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द आसियान कंट्रीज। फ्री ट्रेड पार्टनर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब मिलके आगे चल के आरसीईपी बनाएंगे, क्योंकि उनको एक तरह से यूएसए वाले जो कर रहे हैं उसके सामने अलग से हमने हमारा करना है। ये पैसिफिक और अटलांटिक वाले ने किया तो वी विल आल्सो डू दिस, यानी यूएसए की चीजों को काउंटर करने के लिए एक प्रकार से मुहिम चल रही थी। So that means USA will not be there। तो नंबर 6 जहां पर गलत है तो बी और डी गलत हो गया। बाकी सबके अंदर ऑप्शन में ए और सी में आप पाएंगे डिफरेंस है ये दोनों ऑप्शन में कि एक जगह कनाडा और दूसरा चाइना, उनमें से कौन सा वाला होगा, आइदर कनाडा और चाइना। ऑब्वियसली अगर आसियान कंट्रियों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो चाइना ने ही प्यार मोहब्बत से या बुलिंग करके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी ने तो एग्रीमेंट साइन किया होगा, कनाडा बाद में आएगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 3, 4 and 5। Okay, so we learn about this Trans-Pacific, then Trans-Atlantic and then RCEP। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो मिलते जुलते नाम वाले आसानी है, नाफ्टा एंड साफ्टा। नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या आएगा, एक तो ऊपर होगा कनाडा, देन देयर इज यूएसए, और यूएसए का ये हिस्सा है अलास्का, और थोड़ा नीचे जाइए मैक्सिको। सो इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, एंड इट वाज डन समवेयर इन 1999। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को लगा ये नाफ्टा के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड, उनका सस्ता सामान आ जाता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। सो इन 2018 उसने बोले नाफ्टा को रिप्लेस करके एक नई डील साइन करते हैं विद यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, यानी यूएसएमसीए। अगर नाफ्टा है तो फिर साफ्टा भी होगा। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज अमंग द सार्क कंट्री। सार्क देशों में कौन कौन आता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो दे साइंड एन अग्रीमेंट इन 2004 कि आपस में सब एक दूसरे के टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम लोग कम करेंगे। बट देन 2016 में पाकिस्तान वालों ने भारत में उरी अटैक किया। उसके बाद हमने सार्क की एनुअल समिट में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो पाकिस्तान में होने वाली थी। उसके बाद 2017, 18 में और 19 में कोई समिट हो नहीं पाई। अब 2019 तक हम लोग आए तो पता चलता है वो पुलवामा में अटैक के बाद कैसे भारत ने पाकिस्तानी गुड्स के ऊपर 200% कस्टम ड्यूटी हाइक कर दिया। सो नाउ साफ्टा की कोई मतलब इट इज लूजिंग द शाइन, उसमें कुछ निकल के आने का। इसके अलावा भी बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं। आपने कल सुबह इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 मतलब ये जो लेटेस्ट वाला 2020 का है उसका वॉल्यूम 2 चैप्टर 6 उसका एनेक्स 2 मतलब वो पेज 105 इंग्लिश में है, हिंदी में पेज नंबर थोड़ा अलग हो सकता है। वहां पर जो लिस्ट दिया है उसको ऊपर ऊपर से देख लो। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट कंप्लीटली, बट पता होना चाहिए कि ये वाले कुछ चल रहे थे या कंक्लूड हो चुके। इंडिया, श्रीलंका, देन साफ्टा, उसमें ये ग्रुप है, इंडिया नेपाल है, इंडिया भूटान है। कुछ बार कुछ आते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार पूछा गया बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट वो किसके साथ चल रहा है भारत की नेगोशिएशन, तो जवाब था यूरोपियन यूनियन। तो यू शुड हैव सम वेग आइडिया वर्ड एसोसिएशन के लिए। अगर इतने सारे ट्रेड अग्रीमेंट हुए तो क्या इंडिया को कोई फायदा हुआ कि नहीं। क्रिटिक्स ने देखा कि इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, श्रीलंका के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद आपके एक्सपोर्ट भी इंप्रूव होते हैं, इंपोर्ट भी इंप्रूव होते हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सपोज अपने एक्सपोर्ट साउथ कोरिया, जापान, श्रीलंका में पहले जितने थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद सपोज 10% एक्सपोर्ट बढ़ गए, बट उसके सामने उन देशों से आने वाला इंपोर्ट सपोज हमारा 25% बढ़ जाए,
वेल देन यू कैन सी दैट वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फायदा तो कर रहा है बट इंपोर्ट साइड पे ज्यादा कर रहा है, सो इट इज नॉट ग्रेटली हेल्पिंग इंडिया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा रहा है, यानी आयात की वृद्धि निर्यात की वृद्धि से अधिक है, यानी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते भारत के लिए लाभकारी नहीं है। पर्टिकुलरली द हिंदू वो हमेशा ऐसी उसकी बात चलती है, एफटीए एंड दिस कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी नॉट गुड फॉर इंडिया। देन ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे ने उसको डिफेंड करना होगा, तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला ये बात सही है कि साउथ कोरिया, जापान और श्रीलंका के अंदर बनता है कि इंपोर्ट परसेंटेज पहले से बढ़ गया, लेकिन हम लोग सभी कंट्रीज को कंबाइन करें जिनके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, चाहे एशियन कंट्रीज देख लो या साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन, कलेक्टिवली सबका प्लस माइनस करो तो पता चलता है हमारे एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ा है कंपेयर टू अवर इंपोर्ट। परसेंटेज भी बढ़ा है बट उससे ज्यादा परसेंटेज एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी कुल मिलाकर हमको फायदा ही हुआ है। तो दैट इज द डिफेंस। तो वी आर लर्निंग अबाउट दिस WTO कंप्लीट किया। उसके बाद बर्निंग इश्यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड, तो एक बड़ा बर्निंग इशू अभी तो है ये RCEP अग्रीमेंट, और उसमें भारत ने साइन नहीं किया। देन नाफ्टा साफ्टा वो मिलते जुलते मिसलेनियस टॉपिक बोल सकते हैं। अनदर बर्निंग इशू वाज OECD ग्रुप और ऑयल के अंदर सप्लाई में कट किया, प्राइस में वॉलेटिलिटी, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद थर्ड इज प्रोटेक्शनिज्म एंड ब्रेक्सिट, और उसके बाद ओसाका डेक्लेरेशन जिसमें भारत ने क्यों साइन नहीं किया। सो वन बाय वन विल लुक एट दिस थिंग। तो अगर हम लोग बर्निंग इश्यूज के रूप में बात करें, ये सब RCEP एंड साफ्टा नाफ्टा वो सब देख लिया, OECD का ऑयल कट वो वाले मुद्दा पिलर 3A में ही देख लिया, प्रोटेक्शनिज्म अभी देखना है, वो क्या है देखते हैं। प्रोटेक्शनिज्म मतलब कोई फॉरेन कंट्री के ऊपर हम लोग टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर दे ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद। ट्रेड वॉर तब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंट्री एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर बहुत ज्यादा बढ़ा देते। प्रोटेक्ट तो सब लोग करते हैं, दैट इज गिवन, अमेरिका भी और इंडिया भी और पाकिस्तान भी, सब मिलिट्री तो रखते ही हैं, बट एक दूसरे पर बहुत ज्यादा अटैक शुरू कर देता है, व्यापार युद्ध छिड़ गया है। एंड एज अ रिजल्ट जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड है उसमें भी ग्रोथ पहले से कम हो रहा है एज पर द WTO रिपोर्ट। ये ट्रेड वॉर की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। उन्होंने पाया कि चाइना से बहुत ज्यादा सस्ते वाले एक्सपोर्ट USA में आ रहे हैं, तो अपना ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, और USA की बहुत सारी कंपनियां आउटसोर्सिंग के नाम पर अपना गुड्स का प्रोडक्शन चाइना में ही करवाते हैं। आईफोन देख लो, डेल का लैपटॉप देख लो, कुछ भी चाइना में बनता है। सो द जॉब्स आर आल्सो लॉस्ट, अमेरिकन वर्कर को काम नहीं मिल रहा। सो देयरफॉर ही डिसाइडेड चाइना से इंपोर्ट होने वाला स्टील, सेमीकंडक्टर, केमिकल, प्लास्टिक, मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन सब पर उसने 25% टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट टैक्स। अब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है शी जिनपिंग भी बैठे नहीं रहेंगे। उन्होंने भी तय किया कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सोयाबीन और दूसरे फूड प्रोडक्ट, केमिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, व्हीकल्स, कार्स, उस पर हम लोग टैक्स बढ़ाएंगे। थर्ड, यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन कर लेता है, वो यूरोप USA पे आने वाले सामान पर भी टैक्स बढ़ाता है, चाइना से आने वाले सामान पर भी टैक्स बढ़ाता है। और फिर ये सब लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में WTO में कंप्लेन कर दिया कि इसने टैरिफ बैरियर किया और इसने ये किया वगैरह। इससे भारत को कुछ जगह फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। इन सम केसेस इंडिया से जाने वाले माल पर भी टैक्स बढ़ा दिया तो हमको नुकसान हुआ है। इन सम केसेस फॉर एग्जांपल सोयाबीन, जानते हैं सोयाबीन और सोया सॉस वो चाइना के अंदर उनके फूड और नूडल्स और वो सब में बहुत यूज करते हैं। तो अगर USA से आने वाले सोयाबीन पर उन्होंने ज्यादा टैक्स लगा दिए तो चाइना की फूड कंपनी और रेस्टोरेंट किसका सोयाबीन खरीदेंगी? इंडिया से खरीदेंगी, क्योंकि उस पर उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया था। सो एज ए रिजल्ट इंडिया को ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हमको एक्सपोर्ट में फायदा हुआ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर। खैर इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने दे डिड अ लॉट ऑफ बिकरिंग ओवर ईच अदर, बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स पास करते रहे, बट अल्टीमेटली दे गॉट टायर्ड, क्योंकि दोनों की इंडस्ट्री को इससे नुकसान हो रहा था। तो उनको जो भी पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे होंगे उन्होंने बोला सर अब शांत हो जाइए। सो अल्टीमेटली नाउ दे आर ट्राइंग टू ओके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये वाले आइटम पर इतना टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे। सो दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट दैट डील सिंस 2019। सो दैट इज वन पार्ट। उसके और भी बहुत सारे आयाम है, उसमें से कुछ आपको मैंने हैंडआउट में दिए। बियॉन्ड अ पॉइंट मैक्सिमम प्रोटेक्शनिज्म का क्या मुद्दा आता है, मैक्सिमम 250 वर्ड्स उतना माल आपके पास है इन द हैंडआउट। खैर USA उसने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि GSP लिस्ट। अगर कोई देश का नाम ये GSP लिस्ट में, उसका फायदा क्या है? GSP लिस्ट मतलब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये जो तुम गरीब लोग हो हम तुमको खैरात में थोड़ी मदद करें, दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड। अगर आपके देश का नाम अमेरिका की GSP लिस्ट में, जैसे इंडिया या अफ्रीका की कोई कंट्री, तो उससे इंपोर्ट होने वाली सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट नहीं, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, थोड़ी एक दो, उसके ऊपर 0% इंपोर्ट ड्यूटी या बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी USA लगाएगा, सो दैट दे फाइंड सम हेल्प और उनकी लोकल इकोनॉमी ग्रो हो सके, अमेरिका थोड़ा बड़ा भाई बिग ब्रदर का रोल अदा कर सके। सो दैट वाज गोइंग ऑन। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर चल रहा था उस जमाने में ही भारत ने, अमेरिका में आप जानते हैं हार्ली डेविडसन नाम की बाइक बनती है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, रिच पीपल कैन बाय। तो जेटली को लगा
कि क्यों ना हम हार्ली डेविडसन बाइक पर ज्यादा टैक्स लगा दे, क्योंकि वो तो वैसे भी लग्जरी आइटम है, थोड़ा और टैक्स मांगे, रिच पीपल विल डू इट एंड वी विल अर्न सम मोर मनी फॉर आवर वेलफेयर स्कीम। लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लगी, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो ये जो जीएसपी लिस्ट था, जहां पर इंडिया का नाम था और हमारे कुछ प्रोडक्ट को वो कम टैक्स लगाते थे, उसमें से भारत का नाम ही उन्होंने हटा दिया। सो दे रिमूव्ड अवर नेम। 2019 में भारत का नाम हटा दिया। उससे क्या फर्क होगा? पहले एज सच मैंने आपको बताया, सभी प्रोडक्ट नहीं, बहुत कम प्रोडक्ट को उसमें थोड़ा फ्री में या कम टैक्स में इंपोर्ट करते थे यूएसए वाले। मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स वो वैसे भी जीएसपी लिस्ट में तो थी नहीं, तो यहाँ पर हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला ऐसा है नहीं। हाँ, हो सकता है टेक्सटाइल गारमेंट के सिलेक्टेड कैटेगरी में थोड़े टैक्स में कम लगता था, वो अब ज्यादा लगेगा। सो दैट इज, मतलब वो कोई बड़ी चीज है नहीं। बट द हिंदू वो वैसे भी एंटी अमेरिकन साइकोलॉजी लगता है, तो 500 टाइप के कॉम्बिनेशन एंड पर ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, और वो सब करते रहते हैं टू फिल अप द डेली पेज कोटा, नॉट इम्पोर्टेंट। यूएसए इज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो लोग एक एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट बनाते हैं। अब उसका नाम 301 क्यों है? क्योंकि वो एक कानून है, उसके अंदर सेक्शन 301 के हिसाब से वो बनाना पड़ता है। ये 301 रिपोर्ट में यूएस गवर्नमेंट ऐसे देशों का नाम लिखेगी जो कि अमेरिकन कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। जैसे रशिया, जहां पर अमेरिकन सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा पायरेसी होती है, या चाइना जो कि इनके लीवाइज और प्यूमा, नाइक, एडिडास ये सब की नकली डुप्लीकेट माल बना के बेचते हैं, या इंडिया जहां पर भारत पाया जाता है कि उसकी सॉफ्टवेयर और मूवी पायरेसी में हमारा भी कुछ रोल है, एंड सो ऑन। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यूएसए अपने ये स्पेशल 301 लिस्ट में इन सब का नाम लिखेगा। सबसे ज्यादा जो यूएसए को नुकसान कर रहा है उसका नाम होगा प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री करके, कुछ देशों का नाम लिखते, पहले यूक्रेन वगैरह थे एंड देन सम एडेड रिमूव, वो सब लिस्ट तैयार करने का मतलब नहीं। उससे थोड़े कम खतरनाक को वो बोलते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। उसमें इंडिया, रशिया, चाइना ये सब के नाम होते हैं, कुछ बार हटा देते हैं, देन अगेन वापस आ जाते हैं, एंड देन उससे थोड़े कम होंगे तो वॉच लिस्ट। सो व्हाट विल हैपन अगर इंडिया का नाम यहाँ पर आ गया? सबसे पहले तो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स अग्रीमेंट में जरूरत पड़ी तो यूएसए कंप्लेन कर देगा, या फिर इन सम केसेस वो इंडिया को ज्यादा पैसा देगा कि ये रहा फंडिंग, इससे आप अपने कॉपीराइट के जितने भी जजेस हैं उसकी रिक्रूटमेंट ज्यादा करो, आप पुलिस को ट्रेनिंग दो कैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी पकड़नी है। सो लाइक दैट दे विल प्रोवाइड सम फंडिंग आल्सो। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट ये ट्रम्प जिधर से भी जब से आया है, दिस टाइप ऑफ ट्रेड वॉर्स एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड सम एंटी चाइना, एंटी दिस दैट एटीट्यूड बढ़ गया है। उसका कारण प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसे बताया कि ये सब प्राइम क्राइसिस, याद करो अमेरिका के अंदर उनकी सब बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों ने सब प्राइम बोरोवर्स को लोन में पैसा दिया, वो वापस नहीं कर पाए, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। एज अ रिजल्ट यूएसए और यूरोपियन यूनियन उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से बहुत कम हो गया है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। तो अब उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, हाउ कैन दे सर्वाइव? उनके पास भी तो कोई मुद्दा होना चाहिए, मंदिर यही बनाएंगे या वट एवर अदर थिंग्स। तो उनके पास मुद्दा ये बन गया है कि सभी चीजों में इमिग्रेंट्स को ब्लेम करना शुरू करो। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, प्यारे गोरे वोटरों, श्वेत लोगों, तुम्हारी सभी तकलीफों का कारण भारत और चीन के लोग और उनकी सब इकोनॉमी और उनकी कंपनियां जिम्मेदार है। सो लाइक दैट दे आर जस्ट चेंजिंग द नैरेटिव, और इमिग्रेंट को ब्लेम करना वही उनका मतलब, दैट इज देयर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इसलिए हम लोग एक डी ग्लोबलाइजेशन पीरियड में आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक दूसरे के साथ आइडिया, इकोनॉमी सब शेयर करना। बट ये डी ग्लोबलाइजेशन कैसे है कि डब्ल्यूटीओ की बात कोई मानता नहीं और उसके बदले पैरेलली छोटे छोटे अपने समूह बना रहा है कि ट्रांस पैसिफिक एंड ट्रांस अटलांटिक एंड आरसीपी, ट्रेड वॉर बढ़ रहे हैं, वीजा में ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, ये सब चल रहा है। सो हाउ विल दिस अफेक्ट इंडिया? उसमें प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बताया, यस इट विल हार्म इंडिया बट चाइना को ज्यादा हार्म करेगा। उसका ये कारण है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, उसकी वोट बैंक मतलब कौन उसको वोट देता है? ब्लू कॉलर व्हाइट फैमिलीज। ब्लू कॉलर मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले, व्हाइट फैमिली मतलब श्वेत लोग। क्योंकि वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन सब ने धीरे धीरे नाइक, प्यूमा, एडिडास ने अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट कर दिया और उनकी नौकरी चली गई। तो उनको इलेक्शन स्पीच में क्लिक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चाइना को ब्लेम कर, ये मैं वो करूंगा, ये करूंगा। इंडिया से भी उनको प्रॉब्लम तो है कि बहुत सारे कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर के आउटसोर्सिंग जॉब चले गए, बट एट द सेम टाइम यूएसए को इंडिया की फ्रेंडशिप भी चाहिए ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस उसके सामने वो लड़ सके। अदरवाइज साउथ कोरिया और जापान की जो मदद करनी होगी एंड देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। सो एज अ रिजल्ट, कंसीडरिंग दिस इश्यूज, इकोनॉमिक सर्वे का ये बोलना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूएसए का अटैक है वो चाइना की ओर ज्यादा होगा। वी नीड नॉट वरी एक्सेसिवली, बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं कि दे विल नॉट हार्म अस, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये H1B वर्क वीजा में रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, भारत को जीएसपी लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारे उनके लोकल इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं,
जो कि फिशरीज, टेक्सटाइल, फार्मा इंडस्ट्री चलाते हैं और उनको लगता है भारत का सस्ता सामान हमको नुकसान करेगा। तो ऐसे इंडस्ट्रियल लॉबिंग ग्रुप वो भी उनके डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल फंडिंग में पैसा देते हैं कि भारत से आने वाली फिश और टेक्सटाइल और फार्मेसी पे और ज्यादा टैक्स लगाओ। सो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम पाते हैं कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, लोकल मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन लोकल मार्केट में अगर हमारा माल सामान ज्यादा बच जाएगा सो प्राइसेस विल फॉल। बट आप फिलिप को याद करो कि अगर महंगाई बहुत गिर जाएगी तो बेरोजगारी कर सकती है। सो देयरफॉर इट इज डिजायरेबल कि सप्लाई थोड़ा बाहर एक्सपोर्ट भी होता रहे। एक्सेसिव लेवल ऑफ सपोज अपना कोई टेक्सटाइल बिका ही नहीं और सारा भारत में ही बच गया, तो हो सकता है 100 रुपी का टी शर्ट 50 रुपी में सेल करना शुरू हो जाए, बट देन टेक्सटाइल कंपनी वाला क्या करेगा, बहुत सारे वर्कर को नौकरी से निकाल देगा। सो इट इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। इसलिए लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में सजेशन दिए जाते हैं कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमने डिमांड बढ़ानी होगी। डिमांड बढ़ाने के लिए ये जो जीएसटी के स्लैब है उसको थोड़ा कम किया जाए। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, सपोज पहले लोग साल में 3 टी शर्ट खरीदते हो, बट टैक्स ऐसा हो जाए कि साल में वो 4 टी शर्ट खरीदते हो, तो मतलब सप्लाई डिमांड के हिसाब से इक्विलिब्रियम में कुछ कर सके। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड इन द सर्वे। एंड सेकंडली, इंडिया ने सिर्फ ये पूरी बात, व्हाई शुड वी ओनली फोकस ऑन यूएसए कि वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वेल, हमने अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में सब जगह पर ज्यादा और ट्रीटेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करें और वहां पर से डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करें। एंड एडिशनली मुकेश अंबानी को ये सब के अंदर एक पॉजिटिव चीज भी दिखती है कि अगर वीजा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो भारत के जो लोग भारत छोड़ के चले जाते थे यूएसए में, वो सारा ब्रेन ड्रेन कम हो जाएगा, भारत के इंटेलिजेंट लोग भारत में रहेंगे, तो उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा है। एनीवेज, सो दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप एक और बिल पे काम कर रहे हैं, यूएस रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट। वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने जो कंसेप्ट देखा कि हम टैक्स कम करेंगे और सभी बेस्ट फ्रेंड को आपस में उतना ही कम टैक्स लगाना होगा, उससे आगे कुछ और वो स्टिक करना चाहते हैं। लेकिन वो बिल अभी तक इंप्लीमेंट होना बाकी है। वो बिल इंप्लीमेंट भी हो जाए अमेरिका के अंदर कांग्रेस में और पास होकर और सब कुछ, उसके बाद भारतीय सरकार ने उस पर ऑफिशियली रिएक्ट करना बाकी है कि हमको इससे फायदा या नुकसान या चिंता हो रही। जब वो सब काम हो जाए तब उसको प्रिपेयर करना चाहिए। अभी से उसमें 500 टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हिंदू वाले तो पागल ही हो जाते हैं अमेरिका में कुछ हो जाए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम अंटिल इट इज एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, जब भारत को उसको क्या नुकसान हो रहा है वो सरकार उसमें कुछ टिप्पणी करे। सो वी आर डन विद दिस आरसीईपी एंड ऑयल कट प्रोटेक्शनिज्म और यूएसए का ये 301 रिपोर्ट एंड जीएसपी लिस्ट देखा। ब्रेक्जिट क्या है, ब्रेक्जिट क्या है और ओसाका डेक्लेरेशन ऑन फ्री फ्लो ऑफ डेटा और उसके बाद के कुछ टॉपिक्स एंड देन पिलर 4A एग्रीकल्चर, वो सब हम लोग देखेंगे, बट लेट अस लीव इट हियर। वो नेक्स्ट कल रात हम लोग वापस मिलते हैं, विल कंटिन्यू एट द सेम टाइम। मित्रों, इसमें जस्ट अ मिनट, ये ब्रेक्जिट में क्या मसला है, ओसाका डेक्लेरेशन में वो डेटा के रिलेटेड कुछ चीजों में भारत ने बोला विल नॉट साइन, विल स्टडी दैट। उसके बाद पिलर 3B में लास्ट वाला मुद्दा आता है आसियान और सार्क देश और ऐसे सब समूह, फिर ग्लोबल लेवल पर दिस OECD ऐसे समूह, फिर इस्लामिक देशों के गल्फ कोऑपरेशन, इस्लामिक काउंसिल एंड सम अदर न्यूक्लियर ग्रुप्स, वो सब आपके हैंडआउट में दिए हैं। हम लोग कल उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे। हर एक ऐसी छोटी चीज में आसियान का हेडक्वार्टर इधर है, सार्क देश का हेडक्वार्टर उधर है, वैसा है कि वो सब में अगर पढ़ाने को बैठूं तो जो चीज 30 मिनट में मैं बोल के सिखा सकता हूँ वो आप 15 मिनट में देख के खत्म कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मोस्टली फैक्चुअल टाइप ऑफ जनरल नॉलेज ओनली। वो भी मैंने दिया इसलिए कि कई बार इकोनॉमी के अंदर भी वो मिलके कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसमें थोड़ा आपको इंटरनेशनल रिलेशन, हेडक्वार्टर एंड दिस मेंबरशिप पता होनी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज इट इज गिवन। तो अगर इफ इट इज पॉसिबल, मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि वो शुरुआत से ही आप पढ़ के आना, सो यू कैन मूव थ्रू द थिंग इन अ फास्टर मैनर। तो कल रात हम लोग वापस मिलते हैं एंड अगेन आई विल रिपीट, ये कोरोना वगैरह वो वेकेशन नहीं है, हो सके उतना आप सिलेबस कवर करें। ऑफकोर्स अलग अलग एग्जाम कैंसिल हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी अफवाह उड़ाएं यूपीएससी प्रीलिम विल गेट कैंसिल और पोस्टपोन और समथिंग। आप समझिए, इफ यू डिसाइड एंड कीप इट इन योर माइंड कि 31 मई को मेरी एग्जाम है, तो हमेशा आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है, तो दिल में स्ट्रेस रहेगा, तो आपका पढ़ाई में ध्यान रहेगा। अगर दिमाग में आप ऐसा नहीं है तो पोस्टपोन होने वाले, तो वो स्ट्रेस चला जाएगा। तो डेली जो 5-6 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अब तो जितने दिन बाकी उस हिसाब से यू शुड स्पेंड सम 6 to 8 आवर्स ऑन अ सीरियस स्टडी। वो फिर हार्डली सम 2-3 आवर्स आपकी पढ़ाई होगी और वो अल्टीमेटली इट विल हार्म यू। 2 महीने बाद परीक्षा हो या 6 महीने बाद, ऑलवेज देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो डू नॉट थिंक ऑन दोज लाइन, ऐसा सोचना शुरू किया पोस्टपोन होगी है वगैरह मजा आ जाएगा, नो। जस्ट अज्यूम कि जो है वो सेम टू सेम डेट पे होने वाला है अंटिल यूपीएससी कुछ अनाउंस करे, ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस रहे और आप सिलेबस कंप्लीट कर सके। सो विद दैट नोट आई विल एंड टुडेस क्लास और कल हम लोग वापस मिलते हैं।